ओके कितने लोगों ने पैनल से क्लास ज्वाइन किया और कितने लोगों ने लिंक से ज्वाइन किया? आपकी वीडियो रुक रही है, ऐसा है क्या? वीडियो रुक रही है क्या? नहीं ना। कितने लोगों ने पैनल से क्लास ज्वाइन किया? पैनल से जितने लोगों ने किया लिखेंगे। सॉफ्टवेयर से कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं ऐड हुआ? अच्छा ठीक है। सभी ने लिंक से ही ज्वाइन किया। हाँ ओके चलो ना। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा। आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा पीएचपी आईएनआई फाइल के बारे में, बेसिक पीएचपी सिंटैक्स के बारे में, पीएचपी वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, लूप्स के बारे में और एरे स्ट्रिंग के बारे में। इतना ओके तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा इतना। ये भी काफी कुछ है। और मैंने अच्छा वेबसाइट से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ओके ठीक है। वॉइस स्लो नहीं है, एक बार आप डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो लो, शायद सही हो जाए। वैसे तो नहीं होगा। अथर्व लिखने की कोशिश मत करो। चलो सो देखो, तो अभी आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक पीएचपी आईएनआई सिंटैक्स, पीएचपी के वेरिएबल्स, अबाउट स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेटर्स। कल के लिए हम लोग आगे देखेंगे और उसमें हम देखेंगे अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड ये भी बहुत लाइक ब्रॉड टॉपिक है, काफी सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी पड़ेंगी। लूप्स, अबाउट एरेज, अबाउट स्ट्रिंग्स एंड ऑल। एंड परसों हम इसके आगे की चीजें देखेंगे। सो ऑन संडे ना, संडे को तो आई थिंक 14th एंड मकर संक्रांति है। बट जब भी आप खाली हो आप एक बार मैसेज डाल सकते हो हमारे ग्रुप में। सो जिस भी दिन आप फ्री होगे ना उस दिन मैं थोड़ा सा ज्यादा क्लास करा दूंगी। तो एक दिन में ये, या फिर जब हम लोग यहाँ आएंगे ना तब एक दिन में इसको हम कंप्लीट करेंगे, लगभग 3 hours की क्लासेस लेके। सो अभी के लिए हम लोग देखते हैं इसको। ऑलवेज फ्री ये लिख रहे हैं हम, ऑलवेज फ्री। चलो तो ओके इट्स वेरी गुड। तो हमें देखना है आज बेसिक उसके बारे में। मैंने बोला था कि इससे पहले हमने कुछ बातें पढ़ी थी। मैं थोड़ा सा लिखवाने पे भी फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसे प्रैक्टिकल हमें नहीं करना है, हमें कुछ लिखना भी है, थ्योरेटिकल पार्ट्स। स्पीक लाउडली यार। अभिषेक चेक ना एक बार, शायद प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। हेलो हेलो, सही आ रहा है? कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि स्लो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो हाँ, तो अभी देखो फिर से हम एक बार देखते हैं पीएचपी कि अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाऊं तो पीएचपी के पॉइंट्स जैसा मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि सबसे फर्स्ट जब भी आपसे पूछे कोई भी कि पीएचपी क्या है, या फिर आप पीएचपी का इंट्रोडक्शन बताओ। अच्छा, तो जब भी कोई पूछे कि पीएचपी क्या है या पीएचपी के का इंट्रोडक्शन बताओ, देन हमारा एक ही बात रहेगा कि सबसे पहला हमारा टॉपिक है अभी, इसको देख लो और लिखते रहो साथ साथ। हाँ, और जिसके पास भी लैपटॉप है प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वही चीजें जो हम प्रैक्टिकल में लिखवाते हैं उसे आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। एंड जो रन होने में जो भी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसको भी अपनी भाषा में ऐसे एज यू वांट उसे हिंदी इंग्लिश में धीरे धीरे लिख सकते हो। सो जब भी कोई पूछे कि पीएचपी क्या है तो हम बोलेंगे कि पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएचपी क्या है? पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ ही साथ हम बोलेंगे कि पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कोई अब जैसे ही आपने बोला पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, देन फर्दर यू कैन डिस्क्राइब अबाउट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज पीएचपी कैन बी यूज्ड because PHP can be used with HTML and run
on web browser. So PHP को हम PHP can be included or can be used with HTML. HTML का कोड लिख रहे हैं एंड उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम PHP भी उसी फाइल में लिख सकते हैं और हम उसको वेब ब्राउजर पे रन करा सकते हैं. मैंने कल बताया था कि PHP जब भी .php की फाइल क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है, यूजर के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है, तो जो हमारा सर्वर है जहां पे हमारा वेब एप्लीकेशन रखा गया है, वो सर्वर PHP के कोड को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. एक HTML और दूसरा होगा PHP. एंड आगे जो हमारा HTML का कोड है वो तो ब्राउजर उसे डायरेक्टली समझता है एंड फर्दर जो PHP का कोड है वो इंटरप्रेट होगा, बिकॉज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो PHP का कोड है वो इंटरप्रेट होगा एंड देन जो PHP का आउटपुट आएगा वो HTML के साथ इंक्लूड होगा एंड फाइनली द आउटपुट विल डिस्प्ले द रिस्पॉन्स, जिसे हम कहते हैं द रिस्पॉन्स विल डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर. तो हम PHP के कोड को कहाँ से रन कराते हैं, ब्राउजर से. कहाँ से, .php की फाइल के लिए रिक्वेस्ट कहाँ से भेजते हैं, ब्राउजर से. तो ब्राउजर का जो URL है वो हमारा मीडियम है PHP के कोड को रन कराने का. सो PHP, मैम प्लीज रिप्लाई. व्हाट रिप्लाई, क्या रिप्लाई? आई एम अनेबल टू ज्वाइन फ्रॉम ID पासवर्ड. अच्छा ठीक है, क्लास के बाद सॉल्व कर देंगे इस प्रॉब्लम को. तो हमारे पास PHP के बारे में जब भी पूछे हम ये सारी बातें बता सकते हैं. किसने बनाया, रेस्मस लड्डा. कब बनाया, इन 1995. क्यों बनाया, क्योंकि वो उनको खुद के लिए, वो एक कंपनी में जॉब करते थे और वो चाहते थे कि हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएं, ऐसा अपना एक पेज बनाएं जिसपे हम अपनी वेबसाइट के आने वाले विजिटर्स को चेक कर पाए, जिसके लिए उन्होंने ये एक लैंग्वेज बनाई और उस लैंग्वेज को उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया. इट इज अ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज. ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप ये लैंग्वेज को डेवलप करने में जो कोड लिखा गया है वो कोड आप भी देख सकते हैं. आप भी चाहे तो आप गूगल का यूज करके आप PHP को बनाने में जो कोड, जो लाइब्रेरीज बनाई गई हैं उसे आप देख सकते हैं और आप के हिसाब से अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जैसे हम कम्युनिटी कहते हैं, कम्युनिटी एक डेवलपर्स का कलेक्शन होता है जिसमें लोग आते हैं और डेवलपर्स जिन्हें अच्छा नॉलेज है PHP का, और वो अपनी सजेशंस डालते हैं कि भाई साहब आप ये ऐड करोगे ना मॉड्यूल्स, देन आपका ये PHP और अच्छा काम करेगा. सो वो कम्युनिटी का टीम है. सो PHP जो है हमारी, ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसमें आप भी चाहें तो उसका कोड देख सकते हैं और इनको जो मैनेज कर रहा है उन्हें आप अपने सजेशंस भेज सकते हैं. तो कई सारे पॉइंट्स हैं जब हम PHP के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहली और कई सारी बातें, जैसे कि PHP, जब भी हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जब भी हम बात करते हैं किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या काम है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सीन में तभी आएगी, खास तौर से PHP का यूज सिर्फ एक ही टाइप के एप्लीकेशन को बनाने में किया जाता है. किस टाइप का, रिप्लाई करो. PHP का यूज बस एक ही टाइप के एप्लीकेशन को बनाने में किया जाता है. किस टाइप का, हमारे पास कई सारे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं. दैट इज मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड गेमिंग एप्लीकेशंस एंड दिस टाइप. हाँ, तो इसमें नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन बोल रही है हुमांशी श्रीवास्तव? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ, स्मॉल बिजनेस वेब एप्लीकेशन, डायनामिक वेबसाइट्स वेब एप्लीकेशन, वेरी गुड. सो ये सारे टाइप के वेब जो हमारे पास एप्लीकेशन है उसे बनाने में, लाइक वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस की जो आप बिल्कुल अपने एग्जाम में लिख सकते हो अगर बढ़ाना हो तो, कि हमारे पास बहुत सारे टाइप के एप्लीकेशंस हैं जो एक डेवलपर डेवलप कर सकता है, जो कि हो सकता है वेब एप्लीकेशन, जो हो सकता है मोबाइल एप्लीकेशन. मोबाइल में भी कई सारे हैं, एंड्रॉइड है, टैब है एंड आईफोन जिसे हम
मैक बोलते हैं, उस टाइप के एप्लीकेशंस भी हैं। तो लाइक जिसे हम एप्पल वगैरह बोलते हैं, तो ये सारे हैं। इसके अलावा कंसोल एप्लीकेशन है। कंसोल मतलब जहाँ ब्लैक स्क्रीन आती है और हम लोग कमांड बेस्ड काम करते हैं, तो वो जो हमारा एक एप्लीकेशन होता है वो वेब कंसोल एप्लीकेशन है। कंसोल एप्लीकेशन को मैनेज करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं है कमांड्स की या कंप्यूटर चलाने की, वो कंसोल एप्लीकेशन पे काम नहीं कर पाएगा। जितना इजी वेबसाइट पे काम करना है, उतना इजी कंसोल एप्लीकेशन पे काम करना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट में एक इजी इंटरफेस मिल रहा है, जहाँ पे एक आसान यूजर जिसे कुछ नहीं आता, वेबसाइट का कुछ नहीं पता उसे, वो भी आराम से लिंक्स देख के, पढ़ के, समझ के अपना काम कर सकता है। So there are many types of applications like web, mobile, console application and desktop application, जो जिसकी हमें फाइल्स मिलती हैं और इंस्टॉलर फाइल्स, और हम उसे अपने अपने सिस्टम के अंदर, अपने अपने लोकल मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं और यूज करते हैं। तो वो जो हमारी एप्लीकेशंस होते हैं, वो उनको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से कई सारे टाइप्स के एप्लीकेशंस हैं, जैसे डॉट नेट और इस टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। तो हाँ हाँ हाँ, कंसोल मीन्स सीएमडी। सीएमडी कंसोल का एक पार्ट है। कंसोल का मतलब सीएमडी नहीं, सीएमडी इज अ पार्ट ऑफ कंसोल एप्लीकेशन ना। सो ऐसे हम अपने एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। ओके, तो जैसे सीएमडी हमने देखा है, वैसे ही वो भी एप्लीकेशंस होंगे। तो वो एप्लीकेशंस हम बनाते हैं, तो उनको, बट इनमें से हमारा पीएचपी सिर्फ किसके लिए काम करेगा? वेब के लिए का। अब बात करते हैं कि देखो, अगर तुम्हें सिर्फ स्टैटिक एप्लीकेशन बनाना है, स्टैटिक एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? स्टैटिक एप्लीकेशन का मतलब होता है कि विच हैज नो लॉजिक, which has no logical coding. Logical coding means कि which works differently on different out input, जहाँ पे अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं और उसके हिसाब से, मैंने परसों बताया था, अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डायनामिक काम। बट जब हम स्टैटिक की बात करते हैं, तो वहां पीएचपी की कोई जरूरत नहीं है। वो काम जो है हमारा, वो एचटीएमएल और सीएसएस से हो जाएगा। वो आप बहुत चाहो तो बूटस्ट्रैप लगा लो, थोड़ा बहुत काम करना है अगर डायनामिक, तो आप जावा स्क्रिप्ट लगा लो। लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो क्या है? क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन पीएचपी जो है, और जावा स्क्रिप्ट भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सेम एज पीएचपी। बट पीएचपी और जावा स्क्रिप्ट में क्या अंतर है कि जो पीएचपी है, पीएचपी का यूज आपको तब आएगा जब आप कैसी वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हो, डायनामिक वेब एप्लीकेशंस, डायनामिक वेबसाइट जब क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे कुछ कोडिंग किया गया है, जहाँ बिजनेस लॉजिक्स, मैंने बताया था ना कल की, कोडिंग का यूज, प्रोग्राम का यूज क्यों किया जाता है? बिजनेस लॉजिक्स को एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं। सो पीएचपी का यूज तब आएगा जब आपको सर्वर साइड कोडिंग करनी हो। मतलब अगर आप डेटा कोई ट्रांसफर कर रहे हो ऑन सर्वर, एंड आप चाहते हो कि वो डेटा हमारा डेटा पे कुछ काम कर सके हम, तो वहां पीएचपी काम करेगा। वहां पे आपका जो है जावा स्क्रिप्ट काम नहीं। तो पीएचपी is a scripting language, but server side is scripting language. JavaScript is a scripting language, but it is a client side scripting language. JavaScript can be used with HTML, and PHP also can be used with, can be included with HTML. तो इस तरीके से हमारे पास PHP। अब जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कोई भी टाइप ऑफ एप्लीकेशन बनाने की, तो सिनारियो में एक बात आती है जिसे हम बोलते हैं वेब से ये चेक करो, क्लिक करो। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर। 1 or 2 words आर कमिंग, प्लीज चेक वंस। अच्छा रुको एक सेकेंड। रमेश, समवन इज रमेश, सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ रुको।
अब देखो सुनाई दे रहा है, आप ही को बताना है, बाकी सबको तो सुनाई दे ही रहा है। अब सुनाई दे रहा है? आ रही आवाज? यूट्यूब पर अपलोड होगा क्या? नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं होगा, हमारे पैनल पे होगा। बताओ अभी जा रही है? चलो, ठीक। तो ओके, तो वेब सर्वर क्या है? जब हम बात करते हैं कि पीएचपी का वेब एप्लीकेशन हमें बनाना है, तो सिनेरियो में आएगा वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? आप कह सकते हो कि वेब सर्वर, you can say web server is a software. It's like a software that is responsible to handle all coming requests. That is responsible to handle all coming requests for the web application, hosted, or you can say kept. hosted चलो वर्ड यूज नहीं करते हैं, आसान वर्ड यूज करते हैं, kept on the server, kept on the server and response to the browser. तो वेब सर्वर का काम क्या है? वेब सर्वर का काम है, वेब सर्वर का काम क्या है? वेब सर्वर का काम है आने वाले ब्राउजर से आने वाले रिक्वेस्ट को लेना, चेक करना, देखना उसमें क्या है, आगे उसके हिसाब से रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना, और फिर जब हमारे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आए तो उसे वापस ब्राउजर को देना। ये काम किसका है? ये वेब सर्वर का है। तो हम जब भी कोई पीएचपी, कोई भी वेब एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड कि किस वेब सर्वर पे हम उस टाइप के कोड को मैनेज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम वेब सर्वर जो है रखते हैं अपने पास। जैसे अगर पीएचपी का वेब एप्लीकेशन बनाना हो, तो वहां पे अपाची एक वेब सर्वर है, वो भी काम करेगा। IIS एक वेब सर्वर है, वो भी काम करेगा। ऐसे कई सारे वेब सर्वर्स हैं, वो काम करेंगे। ऐसे ही हाँ, क्लाइंट और सर्वर मॉडल जो तुम देखते हो, वहां पे मेन जो है वो कौन है? वो जो तुम्हारे सिस्टम को उस जो है वेब एप्लीकेशन जो कि ऑनलाइन होस्ट किया गया उससे कनेक्ट करता है, वो सर्वर ही है। तो या फिर जो हम जिसके लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं वो कौन है? वो हमारा सर्वर ही है। तो ऐसे जैसे अगर हम जावा वगैरह पे कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, वहाँ टॉम कैट या फिर ग्लास फेस, इन नामों के बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो यूज होते हैं। जैसे हम .NET पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहाँ IIS सर्वर होता है जो यूज होता है। तो ऐसे हर जगह सर्वर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी हमने बोला था 4 सर्वर्स हैं, हमने चारों के नाम भी लिखवाए थे। परसों जिसने क्लास किया था उसने देखा होगा। और हमने बोला था कि हम इस बार यूज करने जा रहे हैं कौन सा? XAMPP, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड हमारा सर्वर है, वो उसको हम यूज करने जा रहे हैं। फिलहाल विंडोज है, विंडोज पे भी काम करेगा। आगे लिनक्स वगैरह का यूज करके अगर पीएचपी वेब एप्लीकेशन बनाना हो तो वहां भी जैम्प काम करेगा। जैसे ही हम जैम्प को इंस्टॉल करते हैं, मुझे बताना कितने लोगों ने जैम्प इंस्टॉल कर लिया है? स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो या बीच में थोड़ा रुकना हो कहीं भी तो बताना, अगर मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर दूं तो जिसने भी वेरी गुड, आयुष, प्रीति, बस इतने ही लोगों ने। हाँ, सभी को इंस्टॉल करना था ना? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर स्लाइड कर दें। तो जैसे अगर रुकना हो तो मुझे बताना। जिसने भी इंस्टॉल नहीं किया, टेक योर टाइम एंड इंस्टॉल, कल तक कर लेना उसको। एंड आज के लिए जो बताया जा रहा है उसको ऐसे कॉपियों पे नोट कर लो, चलेगा। तो जब हम बात करते हैं जैम्प की, तो जब तुम देखोगे कि जैम्प जैसे इंस्टॉल करोगे, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बन के आ जाएगा जिसका नाम होगा जैम्प। और जैम्प के अंदर जो है बहुत सारी फाइल्स और बहुत सारे फोल्डर्स होंगे जिन्हें हम यूज करेंगे। ये जो है हमारे जो हमने सर्वर इंस्टॉल किया है, उस सर्वर के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। जैम्प एक सर्वर है, और जब हम जैम्प सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो जैम्प is a cross platform supported
server mainly used for .php type web applications. Web application, it comes with PHP, MySQL, ऐसे करके ये कुछ चीजों के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। तो एंड अपाची सर्वर, ये सारी चीजों के साथ ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। तो जो है इसके अंदर ये सारे हमारे टूल्स पहले से इंक्लूडेड होते हैं। अब मैं अगर बात करूं, जैसे हम बात करें XAMPP की, तो उसके अंदर ये टूल्स पहले से ही आपको दिख जाएंगे। अब जैसे ही आप सी ड्राइव के अंदर जाओगे ना, तो सी ड्राइव के अंदर आपको, जैसे अभी मैंने इंस्टॉल करा हुआ है, इंस्टॉल करा तो सी ड्राइव के अंदर जाएंगे तो अपने को एक फोल्डर मिल जाएगा, किस नाम का, XAMPP नाम। इस फोल्डर को ओपन करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे MySQL भी है, पर्ल एक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं वो भी है, एंड इमेजेस, एंड ये ऐसे करके बहुत सारी सेटिंग की जो फाइल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, सब हैं। उसके अलावा इसमें मेल वगैरह करना हो वो सब भी है। एंड उसके अलावा एक तुम्हें इंपॉर्टेंट फोल्डर जो दिखेगा, वो दिखेगा कौन सा, htdocs। तो इसमें एक फोल्डर है हमारे पास जिसका नाम है htdocs। htdocs इज द रूट, क्या बोल सकते हैं, रूट फोल्डर बोल सकते हैं, रूट लाइब्रेरी बोल सकते हैं, लाइब्रेरी कह लो, और इसे फोल्डर कह लो ऑफ सर्वर। तो जो है रूट htdocs जो है ना, वो क्या है, वो रूट लाइब्रेरी है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, व्हेन एनी रिक्वेस्ट कम्स फॉर सर्वर, it checks the requested file into htdocs। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी हमारे वेब सर्वर को XAMPP के थ्रू, तो वो सबसे पहले जो अपना चेक करेगा कि जिस फाइल के लिए हमारा यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, ब्राउजर पे टाइप कर रहा है /home/index.php/home.php/this, तो ये चेक करेगा कि ये जो फाइल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे पास, तो कहाँ चेक करेगा, htdocs में चेक करेगा। तो htdocs जो है वो एक हमारा फोल्डर है, और इसी के अंदर तुम्हारे सिलेबस में भी, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है अंकित, मैंने चला रखा है बगल में, जो है तुम्हारे पास शायद थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया, एक बार डिस्कनेक्ट हो जाओ, फिर से कनेक्ट हो। देखो अर्पिता कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है। चलो, तो ऐसे ओके तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी ना हमारे ब्राउजर से हमारे एप्लीकेशन के लिए, तो htdocs में ही चेक होगा। तो जितनी भी फाइल्स हम लोग बनाएंगे PHP की, वो सब हम लोग कहाँ रखेंगे, htdocs में ही रखेंगे, ताकि आसानी से मिल जाए और हमारा आउटपुट आसानी से दिख सके। अब तुम्हें एक देखने को मिलेगा, जैसे ही तुम इसी के अंदर आओगे, सारी सेटिंग वेटिंग सब यहीं पे रहती है। जब तुम यहाँ PHP नाम का एक फोल्डर होगा, PHP के अंदर आओगे, तुम्हें इसी में एक और फाइल मिलेगी, और रुक जाओ, तो उसी के अंदर तुम्हें एक और फाइल मिलेगी, PHP फोल्डर है उसी XAMPP के अंदर। जैसा मैंने बताया कि XAMPP PHP MySQL सारे इंस्टॉलेशन पैकेजेस के साथ आता है। तो जब तुम देखोगे PHP फोल्डर, ये यहाँ पे लोकेशन देखते रहना, तो जब PHP के अंदर देखोगे एक फाइल तुम्हें मिलेगी php.ini। तो php.ini क्या है ना, इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए तुम इसी में लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ लोगे, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बेसिकली हमारे पास दो php.ini होती है, हमारे पास php.ini की दो फाइल्स होती हैं। एक फाइल होती है php.ini डेवलपमेंट, और एक होती है php.ini डिप्लॉयमेंट। तो एक php.ini है क्या, ini का मतलब है इनिशियलाइजेशन, ऐसे करके समझ सकते हो। सो php.ini contains all related settings for PHP वेब एप्लीकेशन। जो भी PHP का हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं,
उससे रिलेटेड सारी की सारी जो सेटिंग की जानी है, जो पूरे वेब एप्लीकेशन में काम करेगा, जो कुछ भी सेटिंग होती है, जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो फॉर द एग्जांपल यू कैन से कि जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स हैं। जैसे मान लो कि हम पीएचपी का एक हमने वेबसाइट बनाया, अक्सर आपने देखा होगा कि जब वेब एप्लीकेशन होता है उसमें फाइल्स वगैरह भी अपलोड करी जाती हैं। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट का ही फॉर्म भर रहे हो, वेबसाइट है वो, तो वहां पे पूछेगा अपलोड योर फोटो, अपलोड योर सिग्नेचर, अपलोड योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये वो। तो ऐसे वो जो फाइल्स है वो कहाँ जा रही है, सर्वर पे ही तो जा रही है। अब वहां पे आप देखोगे कि वैलिडेशंस भी लगाए गए रहते हैं कि आप 50 केबी से नीचे ही अपलोड करो, आप जो है 20 केबी से 60 केबी के बीच का अपलोड करो। तो ये जो जैसे अभी मान लो हमने 70 केबी का अगर अपलोड कर दिया, सर्वर पे वो फाइल अपलोड हो रही है, तो अभी जो भी वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं उसका एक मैक्सिमम अपलोडेड साइज फिक्स है पहले से, कि आप कितना मैक्सिमम साइज यहाँ अपलोड कर सकते हो। उससे ज्यादा जब अपलोड करने लगोगे फाइल तो एरर आने लगेगी। तो अब जैसे हमें उसकी साइज, अब सपोज पीएचपी में जो है वो सेट किया गया है कि यू कैन मैक्सिमम अपलोडेड साइज जो है फाइल की, मैक्सिमम अपलोडेड फाइल साइज जो है वो सेट किया गया है 30 केबी, 30 केबी। अब इसको हमें इंक्रीज करना है, एंड यू वांट टू इंक्रीज द मैक्स साइज। तो आप साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो कहाँ पे इंक्रीज करोगे, आप php.ini। तो जितनी भी सर्वर रिलेटेड सेटिंग्स हैं, जितनी भी वेब एप्लीकेशन रिलेटेड सेटिंग्स हैं, वो सब कहाँ करी जाती है, सब php.ini के अंदर की। एंड यू वांट टू इंक्रीज द मैक्स साइज, you can do it in php.ini। so just for the example, ऐसे करके बहुत सारे काम, बहुत सारे टास्क हम लोग php.ini के अंदर सेटिंग्स किया करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है php initialization file, php.ini php initialization file generally called php.ini is responsible for configuring का मतलब होता है सेटिंग करना, ऐड करना, कुछ फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करना कि ये होगा। सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फ़िगरिंग many of the aspects of PHP behavior, how the PHP will behave, how the PHP will work, ये सारी सेटिंग्स कहाँ की जाएंगी, इन php.ini। so ये this is the php.ini definition। एंड यू कैन से, जैसे कहीं ना कहीं ये भी तुम्हें लिखा होगा कि php.ini हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक जो डेवलपमेंट के टाइम पे जो सेटिंग्स होता है वो php.ini डेवलपमेंट में होता है, और एक जो हमारे पास php.ini है उसका यूज यहाँ पे जैसे देखो लिखा हुआ, PHP comes packaged with two ini files, one that is recommended to be used in production environment। production environment का मतलब है कि जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर रहे हैं, फाइनल बना लिया, सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं, फाइनल सर्वर पे, ऑनलाइन सर्वर पे, लोकल सर्वर पे नहीं, जो हमारे सिस्टम में है इंस्टॉल किया गया उस पे नहीं, ऑनलाइन सर्वर पे, तब के टाइम की जो सेटिंग्स होती है वो उसको करने के लिए एक फाइल होती है। एंड वन दैट इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड इन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब कि जो अभी हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें जो भी है वो सेटिंग अभी यहाँ पे होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम कितनी फाइल साइज होगी, मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, या फिर इस टाइप की चीजें यहाँ पे। So php.ini production contains setting which holds security, performance, ये सारी चीजें, ये सारी जो बातें, अभी जब तक वेबसाइट हमारे सिस्टम पे तब तक सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं है। जब तक कोई हमारा सिस्टम नहीं लेगा हमारी वेब एप्लीकेशन के साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वेब एप्लीकेशन ऑनलाइन सर्वर पे चल गया तो फिर लोग उसके कोड में जो है प्रॉब्लम्स करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शंस लगा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। तो उसकी जो सेटिंग सिक्योरिटी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग php.ini प्रोडक्शन में करते हैं। एंड अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है रिकमेंडिंग यूजिंग द प्रोडक्शन ini
इन प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट, मतलब ये रिकमेंड किया जाता है कि PHP INI प्रोडक्शन वाली जो फाइल है, डिप्लॉयमेंट वाली जो फाइल है, उसे सिर्फ तभी यूज करो जब टेस्टिंग करनी हो या फाइनल जब होस्ट करना हो। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारी कौन सी फाइल है, php.ini डेवलपमेंट वाली फाइल है। तो डेवलपमेंट वर्जन वाली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एज एरर्स, जो भी एरर्स आती हैं या जो कुछ भी सेट होता है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे डिफॉल्ट वैल्यूज या कब एरर्स आएंगी या मैक्सिमम इनपुट टाइमिंग, आउटपुट टाइमिंग, ये सारी जो सेटिंग्स है, जैसे सेशन हम बना रहे हैं, अभी आगे आप सेशन कुकीज के बारे में पढ़ोगे, उसका मैक्सिमम कितने देर तक वो हमारी वैल्यू को होल्ड कर सकता है, कितने देर बाद एक्सपायर होगा, ये सारी जो सेटिंग्स हैं वो सारा कुछ हम कहाँ करते हैं, वो सारा कुछ हम करते हैं php.ini के अंदर। ओके, तो जब इसको इंस्टॉल कर लेना, एक बार इसको ओपन करके, एक बार इस php.ini को ओपन करके थोड़ी थोड़ी चीजें जो समझ आता है, जैसे ऊपर की 2-4 लाइन, ये पढ़ने की कोशिश करना। इसी में इसके सारे डिफिनीशन, सारी सेटिंग्स लिखी गई हैं जो तुम्हें बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये php.ini की हमारे पास फाइल है जो कि हम लोग यूज करते हैं, और अगर php.ini नहीं रहेगा देन PHP सही तरीके से काम नहीं करेगा। सो all the settings, all the development related settings that how your application, how your PHP application will behave on different aspects, अलग अलग जगहों पे कैसे काम करेगा, is set up under the php.ini file। ओके, तो ये हमारी फाइल है, कौन सी फाइल, php.ini। ये होती है किसके अंदर, ये होगी सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर आपको फोल्डर मिलेगा जैम्प, जैम्प के अंदर आपको फोल्डर मिलेगा PHP, और PHP के अंदर आपको फाइल मिलेगी php.in। ओके गाइस, साक्षी एस चौधरी, गुड इवनिंग शुभांकित, हाँ पाथ वगैरह के लिए भी बिल्कुल देवेश। ओके, लिख लिया, आगे बढ़ें। लिख लिया या नहीं, लिख रहे हो ना, लिखते पढ़ते रहना, चुपचाप देखते मत रहना। अब देखो, जब हम बात करते हैं, लिख रहे हो और मुझे ऐसा उम्मीद है तभी तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या स्क्रीनशॉट ले लेके रख लिया करो, कभी कुछ छूट जाए तो दिखाओ, लिख रहे हो। आयुष, गुलशन, एस एस, प्रीति, धीरज, सविता, अवनीश, नवीन, संध्या मौर्य एंड नीलम, और बाकी लोग, श्याम, लड़के नहीं लिख रहे हैं मुझे लग रहा है, अंजना, अंकिता, प्रखर श्रीवास्तव, तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते हो क्या? मैंने बोला ना कि लिखते रहो, ऐसे तुम्हें 2 बार मेहनत नहीं डालना पड़ेगा, सब काम भी हो जाएगा। अदरवाइज फिर एक बार लिखो, फिर एक बार देखो, फिर एक बार लिखो, तो वो टफ। विपिन, कैसे हो विपिन? आशीष वाजपेयी, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, लिखते रहो। हाँ, लिखते रहोगे तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा, काम भी अपना हो जाएगा।
चलो, जब हम बात करते हैं पीएचपी की, तो पीएचपी क्या है? पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब फाइनल हम आ जाते हैं किस पे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। सी पढ़ा है, जावा पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ी हैं आपने। सी आपने पढ़ा है, आपने जावा पढ़ा है, आपने पाइथन पढ़ा है, आपने ऐसे बहुत सारी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप पढ़ते हो, वो सी प्लस प्लस आपने पढ़ा। ये सभी जो है वो क्या है? ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ऐसे ही एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज हमें देखने को मिलेगी। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हमारी पीएचपी। तो अब हम जब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो जो मेन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है, मैंने बार बार बोला है, मेन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है इनपुट द रॉ डेटा, इनपुट द रॉ डेटा, process the data, process the data, process the data, and and calculate the output, and calculate the output। तो मेन जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसका काम होता है, मेनली जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका काम होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब क्या है? रॉ डेटा का मतलब है अनप्रोसेस्ड डेटा, जो अभी चेक नहीं किया गया है, डायरेक्टली किसी से इनपुट लिया गया है। जैसे सपोज कि हमने एक वेबसाइट बनाई, हमने एक फॉर्म बना दिया, हमने कहा कि, मैंने पहले बताया था, हमने कहा कि इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। अब पीएचपी पढ़ने का अभी तो मान लो आप प्रोग्रामिंग जब तक पढ़ रहे हो तब तक तो पढ़ लोगे, लेकिन जैसे ही आप आओगे थोड़ा सा फॉर्म और गेट पोस्ट और ये सारी बातों पे जैसे ही आओगे, तो वहां सेशन कुकीज और ये सारी बातों पे जैसे ही आओगे, तुम्हें मिलेगा क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा HTML। तो इसी वजह से पहले IWT पढ़ा के सेकेंड ईयर में, तब पीएचपी पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ताकि पहले PHP पढ़ने के लिए द बेसिक HTML नॉलेज यू शुड हैव। तो अब कहीं पे पूछा गया इंटरव्यू डेट ऑफ बर्थ, और ओके, सो पूछा गया इंटरव्यू डेट ऑफ बर्थ, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ इनपुट किया। माय डेट ऑफ बर्थ इज लाइक 4 अप्रैल 2000। अब हमने कहा जैसे ही कोई अपना डेट ऑफ बर्थ इनपुट करे, हमें नीचे आपको कैलकुलेट करके शो कराना है कि योर, गुड इवनिंग कशिश, अभी आ रही हो क्या? योर एज इज, योर एज इज, और ऐसे मुझे शो कराना है कि योर एज इज 23 years एंड एंड ऐसे करके 23 years 8 months, ऐसे हमें शो कराना है। तो अब हमें ये कैलकुलेशन 8 months एंड लाइक एक्स डेज, जो भी डेज हुए वो हमें शो कराना है, ये आउटपुट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो था इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रॉ इनपुट। इसे हम क्या बोलेंगे? रॉ इनपुट। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आउटपुट। आउटपुट। और इसको यहां से, इस इनपुट से इसको कैलकुलेट करने के लिए जो लॉजिक बीच में लगाया, कैलकुलेशन के लिए जो लॉजिक लगाया, उसे क्या बोलेंगे? जो भी लॉजिक लगाया हमने, उसमें से डेट निकाला, फिर आज के डेट से माइनस किया, मंथ निकाला, जो भी माइनस किया, जो जो करके हमने इसको कैलकुलेट किया, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। तो रॉ इनपुट क्या है? रॉ इनपुट है कोई भी डेटा जो हमें डायरेक्टली मिल रहा हो, कहीं से चेक नहीं किया गया हो किस टाइप का है, क्या है, सही है नहीं है, लेकिन उसको चेक करके कि वो सही है नहीं है, आउटपुट दिखाना, उसके हिसाब से आउटपुट दिखाना। मैंने कहा अब आपने पूछा था इंटरव्यू डेट ऑफ बर्थ, और किसी ने डेट ऑफ बर्थ इनपुट कर दिया 2025, ये रॉ इनपुट है। ये क्या है? रॉ इनपुट है। अब ये रॉ इनपुट को आपको चेक करना है ना कि भाई आप, अभी तो 2024 चल रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ 2025 का कैसे हो गया? तो उसके हिसाब से आउटपुट दिखाना है। 2024 से कम है तो हम दिखाएंगे कि भाई आप इतने ईयर्स इतने डेज के हो गए, इससे भी ज्यादा हो गया तो दिखाएंगे कि नहीं, ये एक वैलिड डेट ऑफ बर्थ नहीं। तो इसको प्रोसेस करके आउटपुट दिखाना, वही क्या है? वही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है। वो काम हो सकता है हमारे पीएचपी का, वो काम कर सकता है सी, जावा, जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये काम किया जा सकता है। ओके है? तो
यही कुछ इसी तरीके का टास्क हमारा पीएचपी भी करता है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है। अब बात आती है कि जो ये वैल्यू, ये बातें सभी को समझ आ रही हैं? अगर समझ आ रही हैं तो सभी एक बार मैसेज करेंगे यस, यस मैसेज करेंगे, वाई मैसेज करेंगे, ओके मैसेज कर सकते हैं। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो एन मैसेज कर सकता है। एन, एक ही एन है, एस डॉट, आप पता नहीं कौन है। अच्छा, थोड़ा फास्ट पढ़ाई, फास्ट पढ़ाऊं क्या? फास्ट पढ़ा तो तुम बताओ, बस मैं शुरू हो गई तो फिर खत्म करके ही रुकेंगे। फास्ट पढ़ाना है तो बिल्कुल तुम बस एक बार बता दो कि हाँ फास्ट पढ़ाना है, कि तो मैं बहुत रुक रुक के पढ़ा बताती हूँ ताकि भाई सभी को समझ आए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, हाँ, चलो ठीक है। तो रिवीजन कर रहे हैं वैसे भी, फास्ट पढ़ाई है, स्पीड सही है। हाँ वही बात है ना कि फिर सभी लोग फोन में देख रहे हैं, वैसे थोड़ा समझ नहीं आएगा। चलो, तो मैं इसको एक बार बता देती हूँ। मैंने बताया कि हाँ, मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम है यूजर से डेटा लेना, उस डेटा पे टास्क करना, काम करना, प्रोसेसिंग करना, और प्रोसेसिंग करके एक आउटपुट निकालना, जो भी आउटपुट हमें चाहिए था उसके हिसाब से। तो हाँ हाँ, 23 को पेपर है ना तुम्हारा, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 12-13 को ही बता देंगे। 12-13 तारीख तक थोड़ा सा पढ़ा लें, हम तुम्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये सारी बातें बता देंगे। तो देखो, मैं बता रही थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि प्रोग्रामिंग का काम है इनपुट लेना, उस पे काम करना और एक आउटपुट जनरेट कर देना, जो आउटपुट के यूजर को चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि कोई आदमी डेट ऑफ बर्थ इनपुट किसी से एक ऐसा फॉर्म बनाना है, जो हम लोग आगे बना भी लेंगे, कि एक ऐसा फॉर्म बनाना है जिसमें आपको एक बटन देना है, एक सॉरी बटन नहीं देना है, टेक्स्ट बॉक्स देना है कि इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। जैसे डेट ऑफ बर्थ इनपुट करे और सबमिट करे, तुम्हारे तक वो डेटा भेजे, तो तुम्हें क्या करना है, वो डेटा लेना है और उस डेटा को चेक करना है कि उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज के दिन को लेके वो यूजर कितने साल का, कितने मंथ का हो गया। तो मैं वही बता रही थी कि अगर किसी ने इनपुट कर दिया 2025, किसी ने, अब आपने तो इनपुट करने को बोला, वो तो कुछ भी इनपुट कर सकता है। किसी ने इनपुट कर दिया कि 1900, किसी ने इनपुट कर दिया 1800, हमने कहा भाई इतने दिन कैसे जी सकते हो, है ना? तो ये ऐसा नहीं हो सकता, 100 साल से ऊपर नहीं, नहीं, 100 साल से ऊपर अगर बचे भी होंगे तो फिर वो फॉर्म कहाँ भरेंगे, है ना? तो इस वजह से हमें ऐसा मैसेज, हमें ऐसी वैल्यू हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं। तो अब इस केस में आउटपुट क्या होगा? इस केस में हाँ, इस केस में आउटपुट होगा कि नहीं भाई आप, दिस इज अ रॉन्ग इनपुट, ऐसे, या दिस डेट ऑफ बर्थ इज नॉट वैलिड, ऐसे करके। और अगर उसने सही डेट ऑफ बर्थ इनपुट किया जिस हिसाब से हमें चाहिए था, तो क्या होगा? तो फिर होगा कि हमें उसका ईयर दिखाना है, मंथ कैलकुलेट करना है, डेज करना है आज के दिन के हिसाब से, और फिर आउटपुट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है यूजर से रॉ डेटा लेना। रॉ डेटा मतलब जिसे चेक नहीं किया गया है, जिस पे कोई काम नहीं किया गया है, जस्ट इनपुट लिया गया है, और फिर उसको आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आउटपुट निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं, उसी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है।
ये जो अब एक बात आती है कि जो भी वैल्यू आप दोगे, जो भी वैल्यू आपने बोला, जो भी आप रॉ इनपुट करोगे, जो भी आप रॉ इनपुट दोगे, दैट रॉ इनपुट कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर कोई आदमी तो है नहीं कि वो याद करके रखेगा, और जो याद करके रख रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी में सेव ही कर रहा है। जिसकी मेमोरी कमजोर हो जाएगी वो याद नहीं कर पाएगा अगले मिनट, है ना। तो अ, फिर वही काम है, कंप्यूटर के पास भी अपनी एक मेमोरी है। तो ऐसे तो आपने बोला हमने याद कर लिया, यू नो, बट कंप्यूटर में हमें वो स्टेटमेंट लिख के दिखाना पड़ेगा कि यहाँ हम आपकी मेमोरी के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। क्यों स्टोर करें? क्योंकि आगे जाके हम इसे यूज करेंगे। तो ये जो रॉ इनपुट है, रॉ इनपुट्स शुड बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी, रॉ इनपुट्स को कंप्यूटर की मेमोरी में रखना पड़ेगा, सो दैट वी कैन यूज इट, यू कैन यूज इट इन फ्यूचर। हमें उसे कंप्यूटर की मेमोरी में रखना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर में उसे यूज करें। एंड फॉर दिस पर्पस वेरिएबल्स आर यूज्ड। फॉर दिस पर्पस वेरिएबल्स आर यूज्ड। सो कंप्यूटर की मेमोरी में वो ओके, तो कंप्यूटर की मेमोरी में वो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, ताकि हम उन वैल्यूज को फ्यूचर में यूज कर पाए, हमें जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारे द्वारा दिया गया मेमोरी लोकेशन का एक नाम है। कंप्यूटर जो मेमोरी लोकेशन हमारी वैल्यू को रखने के लिए बनाता है, उस नाम, उस जगह को हम पहचानेंगे कैसे? उस नाम से पहचान। दुनिया में इतने सारे जगह बना दिए गए, ये बहुत बड़ा वो है, हम कैसे पहचानेंगे किसी अपने जगह को कि मुझे यहाँ पे जाना है? उसका एक नाम है, एक गांव का नाम है, एक घर का नाम है, एक लोगों का नाम है, हम उस नाम से वहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बड़ी है ना। 1 TB 2 TB ऐसे कंप्यूटर की आपकी हमारी फिजिकल मेमोरी। उसके अलावा कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी, जहाँ पे ये सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो मेमोरी भी बहुत बड़ी है। अब उस मेमोरी के अंदर जहाँ डेटा रखा गया है, उस लोकेशन को हम कैसे पहचानेंगे? उस बड़ी मेमोरी में हमने कितना यूज किया? 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट हमने छोटे मेमोरी यूज किया। उतनी बड़ी स्पेस में हम अपने उस छोटे स्पेस को कैसे पहचान? उस नाम से, जो नाम हमने दिया है, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मेमोरी लोकेशन जहां पे हमने एक वैल्यू रखी है, उसको दिया गया एक नाम है। सो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल्स आर द name, you can say variables are the user defined name. Variable are the user defined name for a memory location, on which a value will be stored, on which a value will be stored. Variable are the user defined name for the memory location on which a value will be stored, and by using that name, you can access that value in future. उस नाम का यूज करके उस वैल्यू को तुम बाद में भी चाहो तो यूज कर सकते हो। We can say variables are a temporarily storage area which can store a value for a limited time. ये हमेशा कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं रहता, कुछ समय के बाद इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है और ये खत्म हो जाता है। ओके, तो स्कोप, ओके, अभी स्कोप की बात यहाँ पे नहीं आती है फिलहाल, बहुत बड़ा वो है पढ़ने को, बट ठीक है। तो वेरिएबल एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद उस नाम को कंप्यूटर नहीं जानता, मेमोरी फ्री हो जाएगी, बाद में दूसरे वेरिएबल उस मेमोरी को यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो कहाँ तक है? वो सिर्फ उस स्कोप तक है, उस ब्लॉक तक है जिसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। सो लाइफ टाइम
of variable is under the scope where it is declared. जहां पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, बस वही जो है उसका वेरिएबल का जीवन काल कितना होता है? वेरिएबल का जीवन काल होता है सिर्फ उतना जब तक कंप्यूटर जब तक कंट्रोल हमारे उस ब्लॉक के अंदर है, उस ब्लॉक के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है जिस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को बनाया गया है। तो बस वहां तक है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये अब जब हम बात करते हैं वेरिएबल की, तो देखो जब भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है जिसे हम कहते हैं लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको मैं बोल्ड करके लिखती हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो नहीं है जहां हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगराइज कर रहे हैं इन टर्म ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये सिर्फ हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के टर्म में बात कर रहे हैं। वन इज स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकंड इज loosely typed programming language. One is a strongly typed programming language, second one is loosely typed programming language. अगर मैं strongly typed programming language की बात करूं तो जैसे C is a strongly typed, C++ is a strongly typed, like Java is a strongly typed, like C# is a strongly typed, this type. Second is loosely typed programming language, like PHP is a loosely typed, like JavaScript is a loosely typed, like Python is a loosely typed. So loosely typed का मतलब कि loosely typed programming language that means you do not need to declare the type of variable before using it. आपको वेरिएबल को यूज करने से पहले सपोज आपके पास एक वैल्यू आई और उस वैल्यू को आप जो है उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में रखना चाहते हो, तो अब बात आती है कि उस वेरिएबल को रखना है तो क्या हमें उस वेरिएबल को टाइप भी देना पड़ेगा? टाइप जो ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू इस वेरिएबल में, इस नाम में रखी गई है, इस जगह पे रखी गई है, तो क्या हमें उसका टाइप भी देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। पीएचपी में वेरिएबल को यूज करने से पहले डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स हैं, सो उनको भी आगे पढ़ लेंगे। अब नोट करके यहाँ एक और बात लिखेंगे, इन पीएचपी all variables are declared with $। पीएचपी के जो सारे वेरिएबल होंगे वो किसके साथ होंगे? $। के साथ होंगे। तो डेटा टाइप कौन कौन से हैं वेरिएबल के? सिर्फ मैं लिख देती हूँ, वो तुम्हें कभी पूछेगा नहीं बहुत ज्यादा, और ना ही हाँ कभी पूछेगा नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ फिर भी कभी भी अगर जैसे पूछ दिया वेरिएबल्स के बारे में ही पूछ दिया, मान लो पीएचपी के वेरिएबल्स के बारे में पूछ दिया, तो ये बातें भी तुम चाहो तो, जैसे लिखा है ना पीएचपी वेरिएबल, तो पीएचपी वेरिएबल के बारे में और स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ दिया, तो वहां पे तुम ये बातें लिख सकते हो कि पीएचपी के जो वेरिएबल्स होते हैं वो लूजली टाइप्ड होते हैं, और लेकिन फिर भी हमारे पास डेटा टाइप है। अगर हम किसी वेरिएबल को चेक करना चाहें कि वो किस टाइप का है और उसके हिसाब से हम उस पे आगे ऑपरेशन करना चाहें, ऑपरेशन का मतलब ऐसा नहीं उसको चीड़ फाड़ के उसका, ऐसा नहीं, ऑपरेशन का मतलब कि उस पे टास्क करना। हम वेरिएबल को कहाँ यूज कर सकते हैं? क्या उसके साथ किसी वैल्यू को प्लस कर सकते हैं? क्या वेरिएबल के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो डिपेंडिंग ना कि वेरिएबल किस टाइप का है, तो वो जो है वो वेरिएबल के ऑपरेशंस हैं जिन एक्सप्रेशंस में हम वेरिएबल को वो कर। तो डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स, यस बहुत सारे, तो मतलब यहाँ पे डेटा टाइप का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि करना ही है, लेकिन तुम चाहो कहीं पे तो कर सकते हो। कौन कौन से डेटा टाइप हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला हमारा डेटा टाइप है जो कि है इंटीजर,
दूसरा डेटा टाइप है जो कि है डबल, नेक्स्ट डेटा टाइप है जो कि है स्ट्रिंग, नेक्स्ट डेटा टाइप है जो कि है नल, नल टाइप का भी यहाँ एक डेटा टाइप। यहाँ पे जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, तो फिर हम आगे अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। हो गया? और भी कुछ लेना होगा तो बाद में बताना। तो इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, नल और बूलियन, ऑब्जेक्ट, because PHP is object oriented programming language, so of course ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एक और टाइप का लैंग्वेज होता है जिसे हम कहते हैं रिसोर्स। एक और टाइप का है जो एरे है ना, एरे भी एक डेटा टाइप है, पर जो है कलेक्शन भी है वो, तो एरेज ये सब। तो इंटीजर, इंटीजर का मतलब है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स जो है लूजली टाइप है, मतलब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो, वेरिएबल बना लो, डिक्लेयर करने का मतलब बना लो, और उसमें वैल्यू स्टोर कर लो। वो चाहे किसी भी टाइप की वैल्यू होगी, उसके हिसाब से वेरिएबल का डेटा टाइप अपने आप डायनामिक चेंज हो जाएगा। वेरिएबल बनाया, लिख दिया इक्वल्स टू टू एज अ नंबर, वेरिएबल बन गया इंटीजर टाइप का। लिख दिया वेरिएबल नेम इक्वल्स टू टू डबल इन्वर्टेड के अंदर, वो बन गया वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप। तो डायनामिकली वेरिएबल अपना डेटा टाइप चेंज कर लेता है। पीएचपी में, जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में उसको अलग से डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ती है डेटा टाइप्स की, क्योंकि हमें जबरदस्ती वेरिएबल को सेट करना है कि नहीं ये इसी टाइप का है, ताकि हम उस पे उस हिसाब के आगे ऑपरेशंस कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें। सो ये तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवा देती हूँ यहीं पे। बहुत ज्यादा डिटेल इनके बारे में, वैसे तो डिटेल है इनके बारे में, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप का कोई एज सच बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंटीजर कैन स्टोर whole numbers like 0, 1, 2, 4, 5, this type of numbers are whole numbers. Double can store हाँ, टाइप कास्टिंग में इनका यूज करते हैं, बिल्कुल। टाइप कास्टिंग का मतलब, वही टाइप कास्टिंग का मतलब है कि जहां हम जबरदस्ती वेरिएबल को सेट करना चाहते हैं कि नहीं भाई यहाँ हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू ही चाहिए, चाहे भले ही वो फ्लोट टाइप की वैल्यू हो, लेकिन उसको इंटीजर में जो है कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें आगे इस पे इंटीजर टाइप के टास्क करने हैं, ऑपरेशंस करने हैं। सो कैन स्टोर डेसिमल नंबर्स लाइक any number point this, any number point this. ये string can store a sequence of characters in single quotes or double quotes. तो ऐसे सिंगल कोट्स के अंदर डाल दिया है, या फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर डाल दिया हेलो माय फ्रेंड, ये क्या बन गया? स्ट्रिंग बन। null data type has only one value null. इसकी बस एक ही पॉसिबल वैल्यू है, जो कि कौन सी? नल। नल का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ वैल्यू, जब कोई वैल्यू ना हो तो उस जगह पे हम नल पास करते हैं, तो नल। बूलियन डेटा टाइप हैज ओनली two possible values, true and false. Arrays is the collection of multiple values. जब हमें चाहिए कि हम वेरिएबल एक ही हो लेकिन उसके अंदर वैल्यू बहुत सारी हो, मतलब कि एक ही वेरिएबल मेमोरी के कई सारे एड्रेसेस को रिफर करे। वेरिएबल एक हो लेकिन वो क्या करे? कई सारे एड्रेस को रिफर करे। जैसे हमने बोल दिया डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट एक नाम है जो कि क्या कर रहा है? कलेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट वहां है, एक डिस्ट्रिक्ट वहां है, एक डिस्ट्रिक्ट लखनऊ यहाँ है, एक डिस्ट्रिक्ट, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन मैंने कोई नाम बोला, मैंने बोला लखनऊ, लखनऊ में एक वैल्यू है, सिर्फ लखनऊ।
डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जब हमें ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में रखना हो, मतलब एक ही वेरिएबल हो लेकिन कई सारे मेमोरी एड्रेस को दिखा, हमने बोल दिया डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें कई सारी अलग अलग जगहों पे वैल्यूज हैं और वही वेरिएबल सभी को रिफर कर रहा है। तो एरे जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को दिखाता है, जहां एक ही वेरिएबल का यूज करके हम कई सारे मेमोरी एड्रेसेस को इनके बारे में मैं लिखवा देती हूँ इस वजह से, ताकि उनका एक आइडिया रहे, फिर हम इन सभी का एक प्रैक्टिकल प्रॉपर करेंगे, देखेंगे। सो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज द वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड क्लासेस। तो जो भी क्लास आगे हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और जो क्लास टाइप के वेरिएबल्स बनाए जाते हैं उन्हें हम रियल में ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो रिसोर्सेज इज द reference of external resources resource can refer, ऐसे लिखते हैं इसको, can refer to the refer to the reference can refer to the reference of external resources that is being used into your PHP वेब एप्लीकेशन। एक्सटर्नल रिसोर्सेज का मतलब समझना, एक्सटर्नल रिसोर्सेज का मतलब आप अपने वेब एप्लीकेशन में कोई दूसरा, कोई अलग से आप टूल यूज कर रहे हो, जो बाहर का टूल है उसे यूज कर रहे हो, तो उसका जो रेफरेंस है वो कहाँ स्टोर करोगे, उसे जिस वेरिएबल में होल्ड करते हैं उसे रिसोर्स टाइप का वेरिएबल कहते हैं। तो रिसोर्स टाइप के वेरिएबल का मतलब, जैसे डेटाबेस रेफरेंस होल्ड करना है तो रिसोर्स टाइप का वेरिएबल चाहिए। जैसे कोई अदर फाइल है जिसका रेफरेंस ऐड करना है तो उसको रिसोर्स टाइप के वेरिएबल में होल्ड करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट, जब भी हम लोग क्लास पढ़ेंगे ना, क्लास वेयर क्लास इज द कलेक्शन ऑफ मेथड्स, मल्टीपल फंक्शंस, सिंपल वर्ड में फंक्शन उन्हें कहते हैं, एंड वेरिएबल्स। तो क्लास मल्टीपल फंक्शंस और वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है, तो वो क्लास का जो रेफरेंस होल्ड करता है ना, वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। आगे हम लोग उसको देखेंगे, क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये इतने सारे टाइप ऑफ वेरिएबल पॉसिबल हैं, लेकिन आपको किसी भी टाइप की वैल्यू को होल्ड करने से पहले ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये वेरिएबल इस टाइप का है और सिर्फ इसी टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। नहीं, आप वैल्यू को पहले स्टोर करो, डेटा टाइप उसका बाद में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमारे पास वेरिएबल का डेटा टाइप फिक्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम जो आगे लॉजिक उस वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे वो गलत हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि हाँ, फ्लोट की जगह पे यहाँ डबल ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि डबल लार्जर साइज का है, उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू भी आ जाएगी, डबल टाइप की भी आ जाएगी। तो जैसे अभी मैं एक एग्जांपल बता रही थी कि मैंने बोला कि जैसे अगर कभी कभी हमें उनका डेटा टाइप डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे देखो, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा डॉलर, ध्यान देना डॉलर, जब भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे पीएचपी में उसके पहले लगाएंगे डॉलर। मैंने लिखा डॉलर, और डॉलर के बाद मैंने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया एस, और एस के अंदर हमने स्टोर कर दिया टेक फाइल। एस के अंदर क्या स्टोर कर लिया, एस के अंदर, हाँ पीएचपी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आगे हम लोग देखेंगे भी। तो एस में हमने स्टोर कर लिया टेक फाइल। अब बताओ, कहीं हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एस डिवाइड बाई 3, क्या किसी स्ट्रिंग वैल्यू को डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। तो कभी कभी हमें वेरिएबल पे टास्क करने से पहले उसका डेटा टाइप फिक्स कर लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एरर आने लगती है और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। इस वजह से ये चलो, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। वैसे इनका यूज बहुत कम तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर यही जावा होता, यही अगर सी होता, अगर C++ होता, तो सबसे पहले कुछ पढ़ने से पहले ये पढ़ते, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में बिना कुछ वैल्यू रखे कोई काम होना नहीं है।
और वैल्यू रखने से पहले हमें हर वेरिएबल का डेटा टाइप फिक्स कर लेना बहुत जरूरी है, तो इस वजह से ये इनका यूज बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन पीएचपी में इनका उतना यूज देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक सिंटैक्स। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक सिंटैक्स ऑफ पीएचपी। So PHP code is written within PHP script. PHP script जो कि PHP that is used to call PHP interpreter, that is used to call PHP interpreter and tells that from here PHP code is starting. तो ये PHP इंटरप्रेटर को कॉल करता है और बताता है कि अब यहाँ से PHP का कोड स्टार्ट हो रहा है। वो है बेसिक सिंटैक्स PHP का। कौन सा है PHP का बेसिक सिंटैक्स? हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और फिर लिखते हैं PHP, और इसके बीच में हम लिखते हैं कोड ऑफ PHP, स्टेटमेंट ऑफ PHP, ब्लॉक ऑफ PHP। ये है PHP का बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, तो जो भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हो ले लो आराम से। बताओ ये बातें सभी को समझ आ रही ना? वाई करके रिप्लाई करेंगे, या जहां तुम्हें ना समझ आए तुम वहां पे एक मैसेज डालो, मैं उसे जरूर देखूंगी। बताओ ये बातें समझ आ रही है सभी को? वेरिएबल्स के बारे में, पीएचपी के बारे में और ये सारी चीजों के बारे में। वेरी नाइस। ओके गाइस, सो गुड। कृष्णा पूजा, चलो बढ़िया है। यही सेम लिंक ना रेगुलर के लिए होती है। सेम लिंक का यूज करके आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। कोई पूछ रहा है रेगुलर की लिंक? ओके, रेगुलर लिंक ये चेंज नहीं होती। आप सेम लिंक को अपने पास रख लो, इसी का यूज करके आप आगे तक ज्वाइन करते रहो। टाइमिंग कभी चेंज हुआ तो मैं बताऊं। थोड़ी देर और पढ़ लो, फिर उसके बाद। किसका? हाँ, नहीं दिखा रहा है क्या इसमें? एज इंस्टीट्यूट टेकपाइल का सब डोमेन पे होस्ट कर दीजिए ना, age.techpile.in। ठीक है, चलो। तो अभी देखो नेक्स्ट, अगर हमें एक जो है एक और छोटा सा टॉपिक पहले उसको पढ़ लेना है, और तब जाके हम लोग बेसिक अपने उस पे एंटर करेंगे, जो कि है हमारा ये वाला टॉपिक, और वो है हमारा ऑपरेटर्स। तो जैसे अगर कोई भी पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो स्क्रिप्ट का क्या मीनिंग है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मीनिंग वो होता है जिन्हें हम बेसिक ब्राउजर पे रन होने वाली लैंग्वेजेस के साथ यूज कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, उन्हें हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। डायरेक्टली जिन्हें हम जो है डिजाइनिंग लैंग्वेजेस के साथ यूज कर सकते हैं, उन्हें हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। लिखना नहीं, ठीक है। तो अभी देखो, अब एक छोटा सा टॉपिक हमें और पढ़ना है, और उस टॉपिक को हम बोलते हैं क्या? ऑपरेटर। देखो जैसे हमने अपने ठीक है, तो नहीं ये डायरेक्ट रन नहीं होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज कि HTML की तरह रन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें PHP भी आया है, तो PHP इंटरप्रेटर की भी जरूरत है।
जो पीएचपी के कोड को अलग से एग्जीक्यूट करेगा, तो डायरेक्ट ब्राउजर पे बिल्कुल रन नहीं होगा। हाँ, लोकल होस्ट का यूज होगा, इसमें सर्वर का यूज होगा, और सर्वर आगे पीएचपी इंटरप्रेटर को कॉल करेगा। तो फिलहाल आपको कोडिंग जो है वो सर्वर पे रखनी पड़ेगी। चलो, तो जब भी देखो, सबसे पहले हमने कुछ नंबर्स के बारे में सीखा। हमने ये सीखा कि हमारे पास नंबर्स हैं। जैसे हम लोग सपोज कि हम स्टार्टिंग की बातें समझ रहे हैं अगर, तो हम ये समझेंगे कि सबसे पहले हमने, हाँ, हम ये समझेंगे कि सबसे पहले हमने सीखा है किसके बारे में। सबसे पहले हमने सीखा है वो नंबर्स के बारे में, बेसिक जो हमारे पास वर्णमाला है उसके बाद। क ख ग घ हमने सीख लिया, हमने 1 2 3 4 5 6 सीख लिया। ओके, अब हमने ये समझा, हमने कुछ बातें पढ़ना सीख लिया, हमने पहले राम श्याम लिखना सीख लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास वो क ख ग घ राम श्याम है वो हमारे लिए स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। जो हमारे पास वो 1 2 3 4 हम सीख रहे हैं वो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज हैं, कंप्यूटर टर्म्स में अगर बात करें तो। और अब हमें सीखना है कि क्या हम 1 + 2 हमें करना है, दो नंबर्स को आपस में जोड़ना है, दो को आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या लिखा जाता है? कॉपी पे कुछ लिखा जाता है ना, जिसको देख के पता चलता है कि यहाँ पे दो नंबर्स को जोड़ना है, यहाँ दो नंबर को मल्टीप्लाई कर। तो वही जो दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और उनको दिखाने के लिए कि यहाँ पे कौन सा, उन दो नंबर्स के बीच में कौन सा टास्क हो रहा है, उसे दिखाने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं, वो हम लोग प्लस माइनस ऐसे बहुत सारे सिंबल्स पढ़ते हैं। उन्हीं सिंबल्स को प्रोग्रामिंग के टर्म में हम ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो जो वो वैल्यूज हैं, जिन वैल्यूज पे काम करना है, जिन वैल्यूज को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, चेक करना, और ये सारे काम जो हम उन वैल्यूज पे कर सकते हैं, वो वैल्यूज कहाँ रखी जाएंगी? वेरिएबल्स में। और उन वेरिएबल, जब कई सारे वेरिएबल्स को मिला के या कई सारी वैल्यूज को मिला के एक काम करना होगा, तो उस काम के बीच में कई सारे स्पेशल सिंबल्स आएंगे, जिन्हें प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। सो ऑपरेटर्स are some special symbols that is used in programming to perform different operations, different tasks, you can say, on different values. Operators are used with operands, with one or more operands. ऑपरेंड्स का मतलब, ऑपरेंड्स तो एक टर्म है, ऑपरेंड्स का सिंपल मतलब समझो वैल्यू। ऑपरेंड का सिंपल मतलब है वैल्यू, मतलब वो वैल्यू चाहे डायरेक्ट लिख दो, चाहे वो वैल्यू किसी वेरिएबल में रखे हो तो वो वेरिएबल लिख दो, वैल्यू मिलनी चाहिए बस। तो ये तो ऑपरेटर्स क्या है, मैं बता रही थी पीहू कि ऑपरेटर्स का मतलब है कि जैसे हम नंबर्स पढ़ते हैं, मैंने बोला कि हमने नंबर पढ़ लिया, हमने 1 2 3 4 पढ़ लिया एलकेजी में, अब हम यूकेजी में चले गए, तो हम लोग जब आगे बढ़ गए तो अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे उन्हीं नंबर्स को जोड़ना, घटाना, भाग देना, ये करना, और एक नया वैल्यू जनरेट करना। तो वो जो हमने जो भी, अगर हमें वही कॉपी पे लिखना होगा, कि कॉपी पे अगर लिखना होगा कि यहाँ दो नंबर्स को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ हम दो नंबर को घटा रहे हैं, तो कैसे दिखाएंगे लोगों को कि दो नंबर को जोड़ रहे हैं कि घटा रहे? कुछ यूज करेंगे ना, कुछ सिंबल यूज करेंगे ना, वही सिंबल प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में यूज नहीं किया जाता आकाश मौर्य, ऑपरेटर 1 और मोर ऑपरेंड्स के बीच में यूज किया जाता है। मतलब ऑपरेटर दो ऑपरेंड, एक ऑपरेंड, तीन ऑपरेंड, ऐसे अलग अलग ऑपरेटर को काम करने के लिए अलग अलग ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। कुछ ऑपरेटर्स हैं जो दो ऑपरेंड पे काम करते हैं, कुछ ऑपरेटर हैं जो एक ही ऑपरेंड मिल जाएगा तो आपको आउटपुट दे देगा, कुछ ऑपरेटर होते हैं जिन्हें काम करने के लिए तीन वैल्यूज चाहिए तब आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे उसके आधार पे हम इन्हें यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर वो जो एक ऑपरेंड बस चाहिए उसे काम करने के लिए, बाइनरी ऑपरेटर वो जिन्हें काम करने के लिए कम से कम
दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जैसे प्लस करना हुआ, माइनस करना हुआ, तो कम से कम दो वैल्यू बताओगे तब जाके प्लस माइनस हो पाएगा। और ऐसे टर्नरी ऑपरेटर्स जैसे कंडीशनल ऑपरेटर एक होता है, तो वो सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे होते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज जिन पे हम टास्क कर रहे हैं वो ऑपरेंड्स हैं, और जो टास्क कर रहे हैं वो दिखाएंगे किससे, ऑपरेटर से। बात समझ आ गई? जिन वैल्यूज पर हम कोई ऑपरेशन करे, कोई टास्क करे, वो वैल्यूज ऑपरेंड हैं, और उन वैल्यूज पे जो टास्क कर रहे हैं वो दिखाएंगे कैसे, ऑपरेटर से। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, अभी जो मैंने बातें बताई उन्हें भी आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, और आप अपना डिफिनीशन देखो, कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार जब बातें समझ गए ना, उसके आसपास की जितनी बातें समझ आती हैं सब लिख सकते हो। और जैसे पीएचपी जब भी लिखो तो सिर्फ लिखो मत, पीएचपी का जब भी कोई क्वेश्चन लिखो तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दो, हर बात के बाद एक एग्जाम्पल दो। वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करेंगे, एग्जाम्पल दिया, वेरिएबल को ऐसे इनिशियलाइज करेंगे, एग्जाम्पल दिया, ऐसे वेरिएबल ऑपरेटर आ गया, ऐसे वेरिएबल बनाएंगे, फिर ऐसे उस पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, फिर ये आउटपुट, ऐसे जब करके कई स्टेप में लिखोगे तो प्रोग्रामिंग लिखने से थोड़ा वेटेज भी आएगा, साथ ही साथ जो है थोड़ा सा तुम्हारा कोड भी लंबा हो जाएगा, जो कि डिप्लोमा वगैरह में बड़ा मैटर करता है, जितना बड़ा आंसर लिखेंगे उतना बड़ा नंबर, है ना। तो ऐसे प्रोग्राम अब कई लोगों के साथ, कई लोग ऐसा नहीं कर पाते कि वही बात 10 बार लिखे जो एक बार लिख चुके, तो अब वो उनको कुछ ना कुछ तो बनाना है, तो ऐसे आप अपना जनरेट कर सकते हो, हर बात लिखो उसका एक छोटा एग्जाम्पल, फिर उसके आगे की बात लिखी एक छोटा एग्जाम्पल। और ऐसे जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में पूरी पूरी लाइन का स्टेटमेंट तो है नहीं, वो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, और बड़ा आपका कोड भी हो जाएगा। तो ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा वो वेटेज भी होगा कि भाई इन्होंने प्रोग्राम किया, इन्होंने बस थ्योरी लिखी है, कौन पढ़े, इन्होंने तो हर बात को प्रोग्राम से दिखाया है। तो उससे थोड़ा सा, जैसे लूप आ गया, उसका एक फ्लो चार्ट बना दो, उसका एक कैसे जनरेट होता है उसके स्टेप्स बना दो, एल्गोरिदम थोड़ा सा आता है तो लिख दो, एक प्रोग्राम से समझा दो, ऐसे करके कर दोगे तुम्हारा काम भी हो जाएगा, और बड़ा कोड भी, बड़ा आंसर भी हो जाएगा। तो ये अब ऐसा, अब उस केस में कब तुम मार खा सकते हो, जब कि तुमने गलत लिख दिया, तुमने हर जगह प्रोग्राम लिखा, सब गलत है, तो भाई कोई ऐसा आ गया जो देखते ही उसको कट के भाई इन्होंने सब कुछ गलत ही लिखा है, तो उस केस में तभी वो लिख सकते हैं जब थोड़ी बातें पता पता हो, तो बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं, है ना, वैसे ही लिखना चाहिए इनफैक्ट, नहीं तो कौन लिखता रहेगा पूरा पूरा पूरी लाइन, वो ज्यादा टफ है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पीएचपी। वो ऑपरेटर्स हैं, पहला ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर, इसको नीचे कर लेते हैं, पहला ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो सबसे ज्यादा हमारी प्रोग्रामिंग में लगभग यूज भी किया जाता है। एक्सक्यूज मी, चलो, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है जिसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे, ये सब सिंबल्स हैं, जो सिंबल वैल्यू दोगे तो तुम्हें अलग अलग टास्क करके आउटपुट देगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर के अलावा लॉजिकल से पहले एक ऑपरेटर लिखो जिसे हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, या इसको एक और नाम से जानते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। और फिर है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर है बिटवाइज ऑपरेटर,
बिटवाइज ऑपरेटर के बाद ये सब नाम है उसके, जो अलग अलग सिंबल है उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। बिटवाइज ऑपरेटर के बाद आएगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि यूनरी ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद अब आ जाएगा कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर जो स्पेशली स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू पे काम करते हैं, और कुछ एरे ऑपरेटर जो सिर्फ स्पेशली एरे टाइप के वैल्यूज पे काम करते हैं। कौन कौन से सिंबल्स हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाद में उनका एग्जाम्पल पढ़ लेंगे किस सिंबल को यूज करने से क्या आउटपुट आता है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब सिंबल्स हैं जो कॉमा कॉमा से सेपरेट किए जा रहे हैं। मॉड्यूलर डिवीजन और डबल स्टार जिसे हम एक्सपोनेंशियल के नाम से जानते, हाँ बस हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल, और इसके साथ और भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, प्लस इक्वल, अर्थमेटिक के साथ इक्वल, अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलर डिवाइड इक्वल, ऐसे ऐसे करके ऑपरेटर्स बन जाएंगे। तो नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू। इज नॉट इक्वल्स टू एक और तरीके से पीएचपी में लिखा जाता है ऐसे, चाहो तो तुम इनका नाम भी लिख सकते हो साथ साथ, इज नॉट इक्वल्स टू। और इनको लिखने का देखो कितना अच्छा तरीका आ गया। ऑपरेटर क्या है, पहले थोड़ा ऑपरेटर के बारे में लिखा, फिर उसके टाइप लिखा। हर ऑपरेटर का चाहो तो अलग अलग हेडिंग देके, टाइम है तो उसके अलग अलग सिंबल्स को एक एक लाइन में लिखो, और उसके बाद उसका नाम लिखो, उसका नाम लिखो, उसका नाम, फिर सब पे छोटा छोटा वो दिया तो तुम्हारा ऐसे करके 3-4 पेज भर जाएगा। ओके, अगर ऐसे तुम्हारे पास टाइम है अगर लिखने का तो, अदरवाइज टाइम नहीं है तो बस ऑपरेटर लिखा, उसका हमने सारे ऐसे हमने टाइप लिख दिए, और फिर उसके बगल में हमने सारे सिंबल्स डाल दिए, लोगों को पता भी चल गया कि नहीं ठीक है, और तुम्हारा काम भी हो। और फिर उसके बाद एक छोटा छोटा एग्जाम्पल, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि ऑपरेटर्स हेडिंग दिया, ऑपरेटर के बारे में लिखा, फिर हेडिंग दिया टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में लिखा, फिर लिखा नंबर 1 अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के बारे में एक लाइन लिखा, फिर अर्थमेटिक के अंदर जितने सिंबल्स हैं सबको अलग अलग लाइन में लिखा, ऐसे 6 लाइन में, और 6 का हमने सिर्फ नाम भरा थोड़ा थोड़ा। फिर हमने रिलेशनल को अलग लाइन में, लॉजिकल को अलग लाइन में, असाइनमेंट को अलग लाइन में, ऐसे बहुत सारे कोड्स लिख सकते हो। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे ही ऑपरेटर है ट्रिपल इक्वल्स टू, और पीएचपी का एक और ऑपरेटर है ये ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें हम लिखते भी हैं एंड, और एक्सॉर भी इसमें एक ऑपरेटर है, और ऐसे सिंबल्स भी बनाते हैं एंड, और, इज नॉट, ऐसे करके। बिटवाइज ऑपरेटर जो सिर्फ बाइनरी वैल्यू पे काम करता है, एंड, और नॉट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस। स्ट्रिंग ऑपरेटर डॉट, डॉट इज द, एक डॉट इक्वल्स टू भी है पर डॉट। एरे ऑपरेटर, एरे में भी वो सारे ऑपरेटर्स हैं, इक्वल्स टू, डबल ट्रिपल इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू, और ऐसे करके एरे में भी ये सारे ऑपरेटर्स लिखे जाते। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे, देख रहे हो ये कितने सारे सिंबल्स हमने पढ़ लिया। अब इन सारे सिंबल्स को किस टाइप की वैल्यू पे यूज किया जाता है और क्या आउटपुट आता है, ताकि जब भी तुम्हें उस टाइप का काम करना हो तो तुम तुरंत वो ऑपरेटर यूज करके अपना टास्क कर सको। तो उसके लिए हमें ट्रिपल इक्वल का यूज है, दो वैल्यूज की वैल्यू को चेक करना, कंपैरिजन करना कि क्या दोनों वेरिएबल की वैल्यू बराबर है, दो ऑपरेंड्स बराबर हैं कि बराबर नहीं है, और साथ ही साथ वैल्यू चेक करने के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा कि जैसे अगर आपने पीएचपी में ऐसे लिख दिया $a इक्वल्स टू 20 और लिख दिया $b इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड के अंदर 20। अब यहाँ पे ये जो 20 है ना, ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, ये जो वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है, ये तुम्हारी इंटीजर टाइप वैल्यू, और ये जो तुम्हारा डबल इन्वर्टेड के अंदर 20 है, ये एक्चुअली है तो 20 लेकिन डबल इन्वर्टेड में आने की वजह से स्ट्रिंग वैल्यू है। अब जब तुम पीएचपी में चेक करोगे $a इक्वल इक्वल $b तो कहेगा यस ट्रू, लेकिन यही अगर यूज करेंगे $a ट्रिपल इक्वल्स टू $b तो कहेगा नो इट्स फॉल्स, बिकॉज $a और $b की वैल्यू तो बराबर है लेकिन $a और $b का डेटा टाइप अलग।
तो ऐसे करके अलग अलग ऑपरेटर्स हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। बीट वाइज ऑपरेटर जो है ये स्ट्रिंग टाइप सॉरी बाइनरी वैल्यूज पे काम करता है, वर्क्स ओनली ऑन बाइनरी बीट्स। बाइनरी कोई भी वैल्यू दोगे उसको पहले बाइनरी वैल्यू पढ़े हो ना, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट कर, तो जो भी नंबर दोगे उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर जो बाइनरी नंबर आएगा 1-0 का सीक्वेंस जो बनेगा उसको प्लस मल्टीप्लाई या करे, जो भी ऑपरेशन तुमने बताया वो करेगा, फिर उसको तुम्हें आउटपुट देगा। वो ऑपरेटर्स हैं ये, इनका यूज ज्यादा वेब एप्लीकेशन में नहीं होता पर है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हमने इतना देखा। कल हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे इनका, और एग्जाम्पल पढ़ने के साथ साथ हम आगे डिसीजन मेकिंग, लूप और एरे, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आप जिसके बारे में लिख सकते हो। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को अपना कॉलेज का नाम, ओके। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना कॉलेज का नाम लिखना है और 1 लिखना है, कॉलेज का नाम उसके बगल में 1। चलो अब जो भी क्वेश्चन है कल भेजना। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, यू कैन गो नाउ। क्या हुआ? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, भेजो भेजो भेजो। आकाश कल बताएंगे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या डिफरेंस है, कल पूछना। और कल पूछना, कल जरूर बताऊंगी। साइट से कब ज्वाइन होगा? कल से शायद ज्वाइन हो जाएगा। चलो तो अभी मैं कट कर रही हूँ, आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस। आकाश थैंक यू, बाय।